Okay, so two equations that we are trying to convert to are सो अगर हम इक्वेशन वन को कंसिडर करें, इक्वेशन वन को मैं यूज करूंगा इन द फर्स्ट केस, और दूसरा केस भी फिर आपके पास इजी आ जाएगा। इस पे हम कर्ल ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो आई विल से टेक कर्ल ऑफ इक्वेशन वन। सो आप लेफ्ट साइड पे भी कर्ल ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं और राइट साइड पे भी हम अप्लाई कर लेते हैं। एंड देन इन प्लेस ऑफ कर्ल ऑफ एच जो है हम इक्वेशन टू यूज कर सकते हैं, क्योंकि कर्ल ऑफ एच जे ओमेगा एप्सिलॉन के बराबर है। तो राइट साइड पे ये आ जाएगा, ठीक है। जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास ऑपरेशन है कर्ल ऑफ ए, इसके लिए हम एक वेक्टर आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कि अगर एक वेक्टर का आपने दो दफा कर लिया हुआ है, इस ऑपरेशन को हम इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं कि आप पहले इसका डाइवर्जेंस लें, डाइवर्जेंस के बाद इसका ग्रेडियंट लें और माइनस डेल स्क्वायर ई कर लें। ये ऑपरेशन भी आपके पास इसके बराबर होगा, ठीक है। सो दिस थिंग इज आल्सो इक्वल टू दिस। नाउ इस जब हम इस लेफ्ट साइड को इससे रिप्लेस करेंगे तो फिर इसमें एक और हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं इस ऑपरेशन के लिए, डाइवर्जेंस ऑफ। हमने क्योंकि अज्यूम किया हुआ था सोर्स फ्री रीजन, तो सोर्स फ्री रीजन में अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है हमेशा जीरो के बराबर, ठीक हो गया। तो ये जीरो के बराबर हो गया, तो आपके पास सिंपली क्या रह गया, ये क्योंकि माइनस साइन था इसको मैंने इस साइड पे ले आऊं तो ये प्लस हो। So you end up with this equation. And this is what we called as wave equation. ये आपके पास क्या है, इसको हम कहते हैं wave equation. And because this equation involves only electric field, तो इसको it's better to call it electric field wave equation. Electric field wave equation. Now we can also derive magnetic field wave equation. उसमें क्या करना पड़ेगा कि इस प्रोसीजर को अगर आप देखें, जो प्रोसीजर मैंने अडॉप्ट किया है, I started with equation 1 और मैंने इक्वेशन वन का कर लिया है और ये आगे। इसी तरीके से अगर आप इक्वेशन टू से स्टार्ट लें, यू से कि मैं इक्वेशन टू को लेता हूँ और इस पे कर्ल ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ, तो और फिर ये सारे वही प्रोसीजर अप्लाई करके आपके पास एक और इक्वेशन दिया जाएगी, इसको मैं कह देता हूँ कि सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपके पास इस तरह की इक्वेशन। सो देयर इज नो चेंज, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सो दिस इज अगेन
इसको भी हम कहेंगे कि ये वेव इक्वेशन है, और इसको हम कहेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड वेव इक्वेशन। तो नाउ वी हैव एन इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अननोन है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक ही अननोन है, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सिर्फ एक ही unknown जिसको हम सॉल्व करते हैं। नाउ इम्पोर्टेंट इसमें जो ये फैक्टर आपके पास आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि ये जो सेकेंड टर्म में ये फैक्टर आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। इसको हम रिप्लेस करते हैं एक क्वांटिटी से, विच इज अ वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इन माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं विद सिंबल के, और k को हम डिफाइन कर लेते हैं कि k एक क्वांटिटी है जो कि इसके बराबर है ओमेगा म्यू एप्सिलॉन अंडर। इस k को हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से डिफाइन कर सकते हैं। इस k को हम वेव नंबर भी कह सकते हैं, वेव नंबर। इसको हम फेस कांस्टेंट भी कह सकते हैं, और इसको हम प्रोपगेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। सो k को हम ये मुख्तलिफ नाम देख सकते हैं, एंड इन अ शॉर्ट वाइल यू विल फाइंड आउट कि ये जो k है, इट्स बेसिकली इसको हम फेस कांस्टेंट कहें तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। एंड वी विल फाइंड आउट कि एक्चुअली फेस कांस्टेंट का जो अपना सिंबल है वो क्या है, और जब फेस कांस्टेंट को आप k से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इसका क्या मतलब, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि k जो है एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वेव इक्वेशन का, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जहां पे आपने ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन लिखा हुआ है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं के स्क्वायर, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम यहाँ पे के स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इसका सोल्यूशन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सोल्यूशन, तो ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली आपके पास है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है अभी। ये बेसिकली आपके पास है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज अगर आप इस ऑपरेशन को एक्सपेंड करेंगे, जो डेल स्क्वायर ई है एक्चुअली ये किसके बराबर होगा, ये आपको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी लेना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी लेना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव जेड भी लेना पड़ेगा, इस तरीके से। तो ये बेसिकली आपके पास एक सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसका सिंपल सोल्यूशन हम डिस्कस कर लेते हैं, और इसी के बेस के ऊपर फिर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं दो तरीकों से। एक तो ये है कि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं, क्योंकि जनरली आपके पास क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, जो कि ऑफ कोर्स इस वक्त फेजर फॉर्म में है, इसके तीनों कंपोनेंट्स होंगे। इसका एक्स कंपोनेंट भी होगा, इसका वाई कंपोनेंट भी होगा लेट्स से, और इसका जेड कंपोनेंट, ठीक है। और हर कंपोनेंट जो है वो फंक्शन ऑफ स्पेस होगा। सो ये आपके पास इसकी वेरिएशन इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ी सी अजम्पशन कर लेते हैं। हम अजम्पशन इस सेंस में कर लेते हैं कि हम रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि
हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट, ठीक हो गया। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये भी जीरो है, ये भी जीरो, ठीक हो गया। एक अजम्पशन तो हमने ये कर ली। दूसरी अजम्पशन हम ये कर लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अब सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, जो कि एक्स कंपोनेंट। ये एक्स कंपोनेंट जो है, इट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपोनेंट की चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसकी चेंज विद रिस्पेक्ट टू वाई को हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो जीरो के। इसका मतलब है कि हम कह रहे हैं कि जो एक्स कंपोनेंट है ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई क्या है, यूनिफॉर्म, ये चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि एक्स कंपोनेंट जो है सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड पे। सो बेस्ड ऑन दिस, अब अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करें, ओरिजिनल जो अगर आप देखें, ये मैंने लिखा हुआ था, दिस वाज जनरल फॉर्म। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्लेस, वेक्टर ई से रिप्लेस किया हुआ है हर जगह पे, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं, वाई ले रहे हैं, जेड ले रहे हैं। अब इसमें अगर मैं ये कंडीशन पुट करूं कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट हो जाएगा ये, ठीक हो गया। और क्योंकि ये एक्स और वाई के साथ वेरी नहीं कर रहा, तो ये टर्म भी जीरो हो गई, ये टर्म भी जीरो हो गई। सो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट रह जाएगा। तो क्या रह गया हमारे पास? सो आई विल से अंडर these assumptions we will be left only with this equation. अब ये जो इक्वेशन है अब हमारे पास है, दिस इज नाउ सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि जो हमारा अननोन है वो सिर्फ और सिर्फ z पे डिपेंड, इट इज फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल, सो इट्स नाउ ऑर्डिनरी। इसका सोल्यूशन अगर आप फाइंड करें, इसका सोल्यूशन आपके पास सेकेंड ऑर्डर है, तो सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं और सेकेंड कंपोनेंट को हम इस तरह रिप्रेजेंट, एंड दिस इम्पोर्टेंट जो हमारे पास सोल्यूशन है वो हमें ये शो कर रहा है, अगेन यहाँ पे जो ई प्लस और ई माइनस है ये आपके पास कॉन्स्टेंट। और दूसरा में क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है, फिजिकल मीनिंग इस इक्वेशन का क्या है कि आपके पास एक वेव है जो कि ट्रेवल कर रही है जेड डायरेक्शन। ये शो कर रहा है कि हमारी जो वेव है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और ये जो कंपोनेंट है ये शो कर रहा है कि हमारी वेव नेगेटिव जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो जो हमने अजम्पशन अप्लाई की उसके बेस के ऊपर इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें क्या बता रहा है कि अगर एक वेव हो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक्स कंपोनेंट है और वो सिर्फ और सिर्फ आ, और वो एक्स और वाई के हिसाब से चेंज ना हो, यूनिफॉर्म, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो वेव जनरेट होगी वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी, पॉजिटिव सेट और नेगेटिव, ठीक है। तो आप इस सेंस में ले लें कि अगर हम कहें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये लेट से एक्स डायरेक्शन में है, तो इससे जो वेव लेट से प्रोड्यूस हो रही है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, प्लस जेड या लेट से माइनस। अब इससे हम एक और इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप भी डिराइव कर सकते हैं, वो ये
ये हमारे पास फेजर सोल्यूशन है। कीप रिमेम्बरिंग दिस के इस वक्त हम फेजर सोल्यूशन हमने फाइंड किया, क्योंकि हमने यहाँ पे अगर आप चेक कर लें, मैंने कंपोनेंट को ओनली एज अ फंक्शन ऑफ स्पेस शो किया हुआ है, टाइम को मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ, क्योंकि पूरी डिस्कशन में हम अज्यूम कर रहे हैं कि टाइम वेरिएशन जो है वो साइनोसॉइड है। तो अगर मैंने इससे फेजर सोल्यूशन से टाइम डोमेन सोल्यूशन फाइंड करना है, तो यू ऑलरेडी नो कि हमें क्या करना पड़ता है, इसके साथ ई ओमेगा टी मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका रियल पार्ट ले लेंगे, तो हमारे पास फेजर टाइम सोल्यूशन आ जाएगा। और उस सोल्यूशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी विल से कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और ये अब फंक्शन ऑफ जेड भी है, फंक्शन ऑफ टी भी है, हो गया। और ये हम कहाँ से फाइंड करेंगे, हम रियल पार्ट ले रहे हैं किसका, फेजर का, और इसके साथ ई ओमेगा टी। सो मेरे पास जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, ई प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस की जेड के जेड, ई माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस। तो मेरे पास अब ये टाइम सोल्यूशन आ गया, ठीक है। So this is in time domain. This is now telling us कि हमारे पास जो वेव है वो फंक्शन ऑफ टाइम भी है, फंक्शन ऑफ जेड। नाउ इसमें जो के जो मैंने डिफाइन किया था वेव नंबर, इफ यू रिमेंबर, इसको अगर आप रिलेट करें फ्रीक्वेंसी के साथ, ये जो यहाँ आपको ओमेगा टी नजर आ रहा है, यू ऑल नो कि यहाँ पे जो ओमेगा का सिंबल है वो फ्रीक्वेंसी का सिंबल, और ओमेगा हमें क्या बताता है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आपके पास नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, या इन अदर वर्ड्स के ये वेव कितनी स्पीड से ट्रेवल कर, ठीक है। सो ये जो ओमेगा है, इट इज टेलिंग यू द स्पीड और वेरिएशन ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो के है ये क्या चीज होगी। अगर आप यहाँ पे देखिए, ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और के जो है जेड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जेड क्या चीज है, स्पेस या डिस्टेंस है या लेंथ है। इसका मतलब है कि के जो होगा उसका ताल्लुक भी वेरिएशन के साथ होगा, लेकिन ये वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस होगा, जिस तरह ओमेगा वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ओमेगा को हम नॉर्मली किस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय फंडामेंटल पीरियड। इसी तरीके से हम के को कैसे डिफाइन करेंगे, के को हम डिफाइन करेंगे एज 2 पाई बाय स्पेस के हिसाब से टाइम पीरियड का इक्विवेलेंट क्या होगा, वेवलेंथ। और इसी से फिर हम कहते हैं कि ये इसके यूनिट्स क्या होते हैं, क्योंकि ये रेडियंस है और ये डिस्टेंस है, तो ये आपके पास क्या आ गया, रेडियन पर। इस तरह ये आपके पास क्या होता है, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। नाउ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर हम इसको देखें, ये आपके पास इसका फेज है, ये आपके पास क्या है, इसका फेज, ओमेगा टी माइनस के, इसको हम कह लेते हैं कि ये कांस्टेंट के बराबर है। हमने कांस्टेंट फेज पॉइंट सेलेक्ट कर दिया, इन अदर वर्ड्स कि अगर इस तरह मैं इसको शो कर लूं ग्राफिकली कि आपके पास ये वेव इस तरह ट्रेवल कर रही थी, ठीक है, ये ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ये आपके पास, ये पॉइंट अगर आप देखें, ये पॉइंट जब मूव कर रहा है तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया, फिर आपके पास ये यहाँ पे आ गया। तो अगर आप ये पॉइंट देखें, इसका फेस क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फेस पॉइंट। तो ओमेगा टी माइनस के जेड को अगर मैं कांस्टेंट ले लिया, इट मींस कि मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसका फेस चेंज नहीं हो रहा। इसको अगर आप डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
तो आपके पास आ जाएगा माइनस के डी जेड बाई डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और डी जेड बाई डी टी हो जाएगा ओमेगा बाई के हो जाएगा। और ये जो डी जेड बाई टी है ये आपके पास वेलोसिटी है। किस चीज की वेलोसिटी है? इस पॉइंट की, जिसका फेज क्या है? कांस्टेंट। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वेलोसिटी, और साथ में हम पी लिख लेते हैं टू सिग्निफाई कि ये इसकी फेज वेलोसिटी, ये वेव की फेज वेलोसिटी। सो दिस इज फेज वेलोसिटी। So this is another important fundamental relationship जो आपको यूज करनी पड़ती है पास प्रॉब्लम में, कि वेव की फेज वेलोसिटी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है रेडियन फ्रीक्वेंसी, और उसका वेव नंबर है, इनका आपस में ये रिलेशनशिप। नाउ हमने इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना था, ठीक है, और हमने फाइंड कर लिया कि सोल्यूशन ये आ गया। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड करनी है, क्योंकि फिर रिमेंबर हमारा जो गोल था जब हमने वेव इक्वेशन डिराइव की थी, हमारा गोल क्या था कि हमने ई को भी फाइंड करना था और हमने एच को। व्हाट वी हैव डन इज कि जो दो इक्वेशंस थी उनको हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया इनटू ये दो इक्वेशंस, जिसमें ये भी अननोन था, ये भी अननोन। इस प्रॉब्लम को हमने कैसे टैकल किया? इन दोनों इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म कर लिया इनटू एन इक्वेशन जिसमें या तो ई हो या जिसमें सिर्फ और सिर्फ एच। मैंने इसको सॉल्व किया कि ई को इक्वेशन को मैंने कंसिडर किया यहाँ पे और इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आई डोंट नीड टू यूज दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को मुझे यूज करने की अब जरूरत नहीं। क्यों? बिकॉज मैक्सवेल इक्वेशंस ऑलरेडी मुझे बता रही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोल्यूशन अगर आपको पता चल गया, लेट्स से इस इक्वेशन में मुझे ई पता चल गया, तो इस इक्वेशन में सोल्यूशन में यहाँ पुट करके मैं एच फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि एच का ताल्लुक ई के साथ इस इक्वेशन के हिसाब से गवर्न होगा। तो क्योंकि मैं ई फाइंड कर चुका हूँ, तो इक्वेशन वन जो कि मेरे पास थर्ड इक्वेशन है, या बेसिकली आप इसको अगर आप देखें ये फेराडेज लॉ है, इससे मैं एच फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं एच फाइंड करूंगा तो कैसे फाइंड कर सकता हूँ? तो मेरे पास ये इक्वेशन, मैक्सवेल की ये इक्वेशन मेरे पास है। इस इक्वेशन को मैं एच के लिए यूज करना चाहता हूँ। तो दिस इक्वेशन इज टेलिंग मी कि अगर मुझे ई का सोल्यूशन पता चल जाए, वो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ और फिर कर्ल ऑपरेशन अप्लाई करके मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो ऑलरेडी हम इस इक्वेशन में यहाँ पे ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का सोल्यूशन मौजूद है। ठीक है, इस सोल्यूशन को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लूँगा। ठीक है, सो पुट दिस इन, लेट्स से ए। इस इक्वेशन को मैं ए कहता हूँ। तो ऑल यू नीड टू डू, इसका कर्ल ऑपरेशन आपने अप्लाई करना है और ई से स्केच आ जाएगा। इसको आप कर लेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, मैं वो लिख रहा हूँ, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का वाई कंपोनेंट आएगा। और आपके पास रिजल्ट आएगा के डिवाइडेड बाय ओमेगा म्यू ई प्लस ई माइनस के जेड माइनस ई माइनस ई प्लस। तो इससे आपके पास ये रिजल्ट
यहाँ पे जो ये रिजल्ट है ओमेगा के ओमेगा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ कि ओमेगा म्यू बाई के हो गया, यहाँ पे हम 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। और ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में ओमेगा म्यू बाई के है, ये एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसको हम रिप्लेस करेंगे ईटा के साथ। और ईटा किस चीज का सिंबल होगा? इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ऑफ द मीडियम। ईटा इज द सिंबल फॉर intrinsic impedance of the medium. तो ये जो आपके पास फाइनल फॉर्म बन गई वो क्या हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड 1/ईटा के बराबर हो गया, और आपके पास E प्लस ई पावर माइनस जे के जेड माइनस E प्लस। सो व्हाट वी हैव फाउंड इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप इसको चेक करें कि हमने क्या फाइंड कर लिया, जो हमने अजम्पशन से अप्लाई की कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई चेंज नहीं हो रहा, और उसका रिजल्ट ये आ गया कि हमारे पास जो वेव है वो पॉजिटिव जेड या नेगेटिव जेड में ट्रेवल कर सकती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जरूरी है कि किस डायरेक्शन में हो, वाई डायरेक्शन। सो हमने एक इंपॉर्टेंट बिहेवियर नोट कर दिया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो एक्स डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो वाई डायरेक्शन में होगा, और वेव प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में होगी, जेड डायरेक्शन। So what we have found is कि electric field vector, magnetic field vector and direction of propagation are mutually perpendicular, are mutually perpendicular। और ये जो बिहेवियर है ये ऑफ कोर्स इस वक्त तो हमने एक स्पेशल केस लिया कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक्स कंपोनेंट लेके वाई और जेड को जीरो कर दिया, बट दिस बिहेवियर इज जनरलाइज। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमेशा क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप बुक में इसको चेक कर सकते हैं। नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो अभी तक हमने कंसीडर नहीं किया वो है लॉसेस का। अगर आप इस सोल्यूशन को देखिए, यस, ये जो मेरे पास टाइम डोमेन सोल्यूशन आया था, इसको अगर आप चेक करें, इसको अगर आप चेक करें कि वेव का जो एम्पलीट्यूड है, हमारे वेव का एम्पलीट्यूड जो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, दिस वन, ये आपके पास पॉजिटिव जेड डायरेक्शन वाली वेव है, और ये आपके पास नेगेटिव जेड डायरेक्शन। इस वेव का अगर मैग्नीट्यूड अगर आप देखें वो है ई प्लस, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ई माइनस। एंड यू कैन रिमेंबर कि ये हमने क्या ई प्लस और ई माइनस हमने क्या कहा था कि ये क्या चीज है, कॉन्स्टेंट्स। इट मींस दे आर नॉट चेंजिंग। इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड इसका क्या है, फिक्स हो गया। आपकी जो वेव है वो मीडियम में ट्रेवल कर रही है, वेव इज ट्रेवलिंग इन द मीडियम, एंड यू कैन सी इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा, इट इज कांस्टेंट। सो ये उसी वक्त ही पॉसिबल है जब मीडियम आपके पास क्या हो, लॉसलेस। इस वक्त जो हमने जितनी भी डेरिवेशन की है वो कौन से मीडियम के लिए एप्लीकेबल है, लॉसलेस। और क्योंकि मीडियम लॉसलेस था, इस वजह से आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा, बल्कि क्या है, कांस्टेंट। तो लॉसेस अगर नहीं होंगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स एटेन्यूएट नहीं होगा, बट इन रियल सिचुएशंस मीडियम विल ऑलवेज बी लॉसी। जब मीडियम लॉसी होगा तो इसका मतलब है कि वेव का एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। वो फैक्टर कहाँ पे होगा, वो फैक्टर अगर आप देखें वो हमारे पास इन दो इक्वेशंस में हमने लॉसेस, जो ये दो इक्वेशंस हमने लिखी हैं, इसमें हमने लॉसेस को कंसीडर नहीं किया।
सबसे पहले सेशन में मैंने जब आपको लॉसलेस और लॉसी मीडियम के बारे में बताया था, तो वहां पे मैंने दो चीजों का मेंशन किया था कि लॉसेस को हम दो तरीकों से अपने एनालिसिस में इंक्लूड कर सकते हैं। या तो हम कंडक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं या फिर हम परमिटिविटी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या हम ये मॉडल ले सकते हैं या ये मॉडल ले सकते हैं। तो मैं इस पहले मॉडल को लेता हूं कि अगर हमारा मीडियम लॉसी होगा तो कंडक्टिविटी जो होगी वो जीरो नहीं होगी। कंडक्टिविटी जीरो नहीं होगी। जब कंडक्टिविटी जीरो नहीं होगी, इसका मतलब है कि मीडियम के अंदर आपके पास चार्जेस होंगे, और चार्जेस का मतलब है कि करंट होगी, और हमारे पास का मतलब है कि जे होगा, जे। और जे किसके बराबर होगा? हाउ मच विल बी द करंट? इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स इलेक्ट्रिक। ये रिलेशनशिप हमें सिग्निफाई करेगी कि जब ये जीरो नहीं होगा तो हमारे पास जे भी होगा। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं, इफ यू रिमेंबर, इस इक्वेशन में यहाँ पे जे फैक्टर था जो कि मैंने जीरो के बराबर ले लिया था। जब हमने लॉसेस को अज्यूम किया था कि लॉसेस नहीं है तो ये फैक्टर नहीं। अब ये फैक्टर भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा इन इक्वेशंस में, और इस जे की जगह हम क्या लिखेंगे? सिग्मा टाइम ये लिखेंगे। ठीक हो गया? सो ऑल यू नीड टू डू इज, इसको मैं डिटेल में नहीं करूंगा, ऑल यू नीड टू डू इज कि अगर हम लॉसेस को इंक्लूड करेंगे तो फिर हमें इन दो इक्वेशंस को यूज करना पड़ेगा। और जे की जगह हम क्या पुट करेंगे? सिग्मा टाइम्स। तो आपका एनालिसिस यहां से स्टार्ट होगा कि ये दो इक्वेशंस हैं और इसमें दो अननोन्स हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से दो अननोन्स हैं? ई एंड एच। सो रादर देन कि हम इस इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करें, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इनटू वन इक्वेशन जिसमें या ई हो या एच हो। तो अगेन सेम प्रोसीजर आप अडॉप्ट करें। आप क्या करेंगे? इक्वेशन वन का कर ले लेंगे। तो मैं इसको लिख लेता हूँ सेम। तो जिस तरह हमने लॉसलेस केस के लिए किया था, और प्रोसीजर क्या था, अगर जस्ट टू रिकैप्चर, हमने क्या किया था कि इक्वेशन वन का आप कर्ल अप्लाई कर लेंगे लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे। राइट साइड पे जब आप कर्ल अप्लाई करेंगे तो यू विल एंड अप विद कर्ल ऑफ एच आ जाएगा, और कर्ल ऑफ एच की जगह फिर आप कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? इक्वेशन नंबर टू। और फिर कर्ल ऑफ ई की जगह आप वेक्टर आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो आपके पास कुछ एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। कौन सा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ ई वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास जो इक्वेशन आएगी, मैं उसको लिख रहा हूँ टू कंपेयर इट विद लॉसलेस केस। आपके पास ये रिजल्ट आएगा। तो जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो इस फॉर्म में आ जाएगी। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलेट दिस इक्वेशन टू अ लॉसलेस केस। मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। जब हमने लॉसलेस केस अज्यूम किया था, उसमें इक्वेशन ये थी। ये इक्वेशन जिसमें इस फैक्टर को फिर हमने नाम दे दिया था कि ये आपके पास वेव नंबर है, या फेज कांस्टेंट है, या प्रोपेगेशन कांस्टेंट। इस इक्वेशन को अगर आप इसके साथ कंपेयर करें, यू कैन क्लियरली सी कि दे आर वेरी मच सिमिलर। जो डिफरेंस आपके पास
अगर मैं इस लॉसी केस से लॉसलेस केस बनाना चाहता हूं, तो अगर आप यहाँ पे चेक करें कि हमने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क किया था कि इफ लॉसेस आर इंक्लूडेड तो हमने सिग्मा को नॉट इक्वल टू 0 लिया हुआ। अगर ये लॉस लेस केस बन जाए तो वी नो कि हमारे पास ये सिग्मा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जब सिग्मा 0 हो जाएगा तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। यस, ये पूरा फैक्टर कैंसल आउट होने के बाद अगर आप देखें कि आपके पास रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या रह जाएगी, ये रह जाएगा और ये रह जाएगा, विच इज एग्जैक्टली दिस। सो यू कैन ऑलवेज derive lossless case from lossy case और उसमें मेन फैक्टर सिग्मा का। ये आपको एक क्लियर कट डिफरेंस नजर आ रहा है कि ये जो सिग्मा डिवाइडेड बाय ओमेगा एप्सिलॉन टर्म है ये लॉसेस की वजह से आ गई है। अगर लॉसेस नहीं होंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो लॉसलेस केस में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो ये टर्म थी, इसको मैंने के से रिप्रेजेंट किया था, इसको मैंने वेव नंबर का नाम भी दिया था, फेस कांस्टेंट भी कहा था, प्रोपगेशन कांस्टेंट भी कहा था। इन अ सिमिलर मैनर ये जो आपके पास क्वांटिटी है दिस वन, ये जो क्वांटिटी है एक्चुअली इसका ताल्लुक भी प्रोपगेशन कांस्टेंट के साथ। ठीक, हम इसको भी रिप्लेस कर लेते हैं विद अ सिंबल, मोर जनरल सिंबल, एंड दैट इज गैमा। गैमा जो है इसको हम कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट, और गैमा जो है इट्स बेसिकली जनरली जो है प्रोपगेशन कांस्टेंट जो है ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके रियल पार्ट होगा जिसको हम रियल पार्ट को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और इसके इमेजिनरी पार्ट को हम बीटा से डिनोट करते हैं। और हमारे केस में जो एक्सप्रेशन आ रही है उसके बेस के ऊपर हम प्रोपगेशन कांस्टेंट को रिप्लेस करेंगे विद जे ओमेगा एप्सिलॉन द रूट एंड 1 माइनस जे सिग्मा ओमेगा एप्सिलॉन अंडर द रूट। सो यहाँ पे जो आपको ये नजर आ रहा है ओमेगा स्क्वायर मी एप्सिलॉन, और यहाँ पे हम ओमेगा लिख रहे हैं, गैमा लिख रहे हैं, सॉरी गैमा सिंबल इसको हम कहते हैं गैमा। इसका अगर आप स्क्वायर ले लें तो आपके पास इस इक्वेशन को फिर हम इन टर्म्स ऑफ गैमा लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, तो जो रिलेशनशिप है आपके पास ये हो जाएगी माइनस यहाँ पे गैमा स्क्वायर हो जाएगा माइनस गैमा स्क्वायर। सो नाउ अगर इसको आप कंपेयर करें, जो मैं पहले बात आपसे कर रहा था कि ये आपके पास जनरल फॉर्म है किस चीज की, प्रोपगेशन कॉस्ट। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ प्रोपगेशन कॉस्ट। अगर आप इसको कंपेयर करें कि अगर मेरा मीडियम जो है वो लॉसलेस हो, लॉसलेस, अगर मीडियम लॉसलेस होगा तो ऑफ कोर्स हमने सिग्मा को क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपके पास गैमा किसके बराबर आ जाएगा, इट विल ओनली बी जे ओमेगा म्यू एप्सिलॉन अंडर द। अब जो हमने कहा हुआ है कि गैमा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा भी है, बीटा भी है, इसका मतलब है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हैं कि ये बीटा है, ये आपके पास क्या चीज है, ये आपके पास सिर्फ बीटा है। इसका मतलब है कि आपके पास अल्फा 0 है। अल्फा 0 किस लिए, क्योंकि अटेन्यूएशन कांस्टेंट है। तो अगर मीडियम लॉसलेस होगा तो अटेन्यूएशन कांस्टेंट हमेशा 0 होगा। और बीटा को अगर आप देखें, बीटा किसके बराबर है, ओमेगा म्यू एप्सिलॉन अंडर। अब अगर आप देखें यहाँ पे, आप यहाँ पे हमने के को किससे रिप्लेस किया था, ओमेगा म्यू एप्सिलॉन अंडर द रूट, इसको मैंने के कहा था। अब हम देख रहे हैं कि ओमेगा म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट जो टर्म है वो एक्चुअली बीटा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो के जिसको मैं कह रहा था एक्चुअली ये प्रोपगेशन का कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, और प्रोपगेशन कांस्टेंट के इमेजिनरी पार्ट को हम कहते हैं फेस कांस्टेंट। ओके, अगेन